हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप सब लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं जिसमें कि हम लोग 3 क्लासेस करेंगे और ये चैप्टर को डन करेंगे। तो ये चैप्टर कौन सा है? मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं नितेश रंजन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं इस चैप्टर को। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां हम लोग फर्स्ट पार्ट जो देख रहे होंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वेयर द सेंटर ऑफ मास विल एग्जिस्ट। सेकेंड जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। समझ रहे हो वाला? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या भाई? पॉइंट तो मालूम चल गया। अगर वो पॉइंट चल रहा हो तो किस किस प्रकार का ड्रामा क्रिएट करता है, जो हम लोगों के लिए मैथमेटिक्स में फिजिक्स में वो किस किस तरीके का समस्या क्रिएट कर सकता है, या आप एज्यूम भी नहीं कर सकते हो। तो जेई के एग्जाम में या फिर जेई एडवांस के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन काफी हेडेक देते हैं। मैं उन सारे के सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करूंगा। थर्ड, मैं यहाँ पर और क्या कवर करने जा रहा हूँ भाई? यहाँ पर जब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे तो तुम देखोगे कि एक पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में एक बेचारा सा पॉइंट टिका हुआ है। वो कौन सा पॉइंट है? एक प्लैंक है। उस प्लैंक के ऊपर एक इंसान है। वो इंसान, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, बस वहां से वो कूदता है और जो बोट है वो पीछे की तरफ भाग जाता है, या फिर जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ भाग जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से हैं, और जिसमें हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका बात करेंगे बालक? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बात कर रहे होगे बालक, तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो पिछले साल जेईई एडवांस में भी आया था, एंड इनफैक्ट इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें एक इक्विवेलेंट मास भी आता है, रिड्यूस मास जिसे कहते हो। तो रिड्यूस मास का भी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हम लोग इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि तुम देखो एक्सप्लोजन ऑफ बम। अब ये कौन सा पॉइंट है भाई? ये पॉइंट कहां से आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ रहा है। अगर इस पॉइंट को हम लोग समझ गए तो यकीन मानो कितने सारे टफ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल क्लिक में। अभी हम लोग इसके आगे, एक्सप्लोजन ऑफ बम के आगे हम लोग एक और प्रॉब्लम को देख सकते हैं। वो है क्या? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्या है वो? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। हालांकि मैं जान रहा हूं कि कई सारे स्टूडेंट जो कि अभी हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं, वो लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इस सारे सेशन में इस चीज को भी अच्छे से कवर अप करेंगे। देन वी विल बी कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट विच विल बी कॉलिजन। अब जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेंगे तो हम लोग कॉलिजन पे आएंगे। कॉलिजन कौन कौन से होंगे? इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन। इसमें भी बच्चे परफेक्शन खोजते हैं। कोई बोलेगा भाई परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन बताओ, कोई बोलेगा इम्परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन बताओ, और कोई बोलेगा कि ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में बताइए सर। तो मैं यहाँ पर इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड ऑब्लिक, इन सारे तरीके के कॉलिजन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये सारा टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग 3 शॉर्ट्स में कवर करेंगे। सो दिस होल सेशन विल बी नेम्ड एज 3 शॉर्ट्स। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, एंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अब लेके आ रहा हूं, दैट इज सेंटर ऑफ मास। देखो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? जब कभी भी कोई भी एथलीट कुछ इस तरीके से जंप कर रहा होता है कि उसे दूसरे तरफ जंप करके गिरना हो, तो ये आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री
कुछ इस प्रकार का ट्रेजेक्ट्री बन रहा होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बन रहा होता है। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, क्या ये हर एक पॉइंट का बन रहा है? आई मीन टू से व्हाट, देखो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखोगे तो इस पूरे एथलीट के बॉडी का अलग अलग पार्ट, अलग अलग पॉइंट्स पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ ध्यान दो, इसके हेड और इसके पांव के ऊपर बात करते हैं। इसका जो हेड है वो कुछ ऊपर और इसका पांव कुछ नीचे है। लेकिन अगर मैं इन दो कंडीशन, इन दो पॉइंट का बात करूं, ये पॉइंट कुछ इस तरफ भाग रहा है, ये फिर स्ट्रेट है, अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन कोई एक सिंगल पॉइंट जो केवल और केवल एक पाथ को लेकर चल रहा है, दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर रहा है जैसे जैसे वो उस तरफ जंप कर रहा है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास फर्स्ट ऑफ ऑल। सेंटर ऑफ मास जान जाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हर एक बॉडी पार्ट का जो एनालिसिस अगर मुझे बोला जाएगा करने के लिए, तो मैं हर एक पार्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर सकूंगा कि किसी अलग पार्ट का। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर लेग का वेलोसिटी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं वहां पे। लाइकवाइज अगर तुम यहां पर ध्यान दोगे कि अगर किसी भी एक केटल को इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बोतल को, जो भी तुम बोलो इसको, अगर ये बोतल को हम लोग इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो तुम ध्यान देना, अगर हम इसे प्रोजेक्ट किए तो कभी ये बोतल कुछ इस तरीके से है, फिर ये बोतल इस तरीके से इंक्लाइंड हुआ, फिर ये बोतल कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हुआ, कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड हुआ, राइट। तो ऐसे कंडीशन में हो क्या रहा है कि आप देखो कभी ये एक्सिस कुछ इस तरीके का है जो कि यहां से कुछ इतना एंगल बना रहा है, फिर ये आप देखोगे कि ये एंगल कुछ इस तरीके का अल्फा 2 बना रहा है, फिर आप देखोगे कि ये जो एक्सिस है वो कुछ यहाँ पर अल्फा 3 बना रहा है। तो आप देखो कि हर एक स्टैंड पे, मतलब अगर तुम बोलो इसको 1 सेकेंड, इसको तुम बोलो 2 सेकेंड, इसको तुम बोलो 3 सेकेंड, तो तुम देख रहे हो एक बात, वो बात यह है कि पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो हैं वो सारे पार्ट्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, लेकिन कोई एक पार्ट पूरे बॉडी में जो है वो जो कि केवल और केवल सिंगल पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वो केवल और केवल सेंटर ऑफ मास है। सी है ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से फोकस करो। ये पॉइंट को अगर तुम फोकस करोगे तो ये एग्जैक्टली तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ तुम जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करोगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो हर एक पॉइंट का तुम जब एनालिसिस करोगे तो सारे का वेलोसिटी अलग अलग निकल के आ रहा होगा, बिकॉज v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। r जो है वो अलग अलग होगा तो डेफिनेटली v का भी वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता कर लूं एंड इसके रिस्पेक्ट में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वेलोसिटी पता कर सकूंगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास। लाइकवाइज आप यहाँ पर इस एग्जांपल में देखो या आप इस एग्जांपल में देखो, किसी भी एग्जांपल में जाओगे तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सेंटर ऑफ मास के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट आता है कि सेंटर ऑफ मास पता कैसे करें, राइट। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है, पता कैसे करें, इस पे अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेकर चल रहा हूं। ध्यान देना यहाँ देखो, हालांकि जो मैं तुम्हें पार्ट बताया था वहीं पे मैं लेके आ रहा हूं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम लोग पता करेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में जानेंगे और कंटीन्यूअस बॉडी और कंपोजिट बॉडीज के बारे में जान गए। अगर ऐसे हम लोग हर एक अलग अलग शेप के बारे में समझ गए तो हम लोगों को इस पूरे के पूरे पार्ट में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, नो दिक्कत। और अगर कोई दिक्कत के जोन में, तुम नो दिक्कत के जोन में चले गए तो तुम्हारे सामने हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो चलो हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को पहले कवर करते हैं,
and rest of the part we will cover up later on. यहां आते हैं सेंटर ऑफ मास. What is center of mass? Center of mass is an imaginary point which is defined as the body at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated. मतलब क्या है? मतलब यह है बालक कि पूरे ऑब्जेक्ट का जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा माना जा सके कि वहीं पर पूरे के पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास. तो ध्यान दो यहां. So let us have a look here. यहां आपके सामने है इमेजिनरी पॉइंट एंड लाइकवाइज आप देखो यहां पर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ये जो चार वर्ड्स जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द सेंटर ऑफ मास इज. In order to study the motion of the body due to an external force in accordance with Newton's law of motion. Newton's law of motion में बोला जाता है बालक दो तरीके का कॉन्सेप्ट दिया जाता है. बोला जाता है व्हाट इज फोर्स. सो फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. राइट, आई होप आप लोगों को याद होगा ये बात. तो अगर तुम इस चीज को बोल रहे हो तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि मोमेंटम क्या है बालक. m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. अगर ये तुम्हें पता है तो तुम मुझे बताओ इसके क्या दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं बन रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट वो जो ये बताता है कि मास कांस्टेंट होगा सर, बिकॉज अगर F इज dp अपॉन dt है तो d mv अपॉन dt होना चाहिए. राइट, अगर ऐसा है और अगर मास अगर कांस्टेंट है तो मास को बाहर लोगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा बालक. तो इट विल बी कॉल्ड एज मास इनटू एक्सेलरेशन. ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं. ये मैथमेटिक्स सभी को पता है यार. यहाँ पे अब कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. अभी यहाँ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि d m इंटू वी अपॉन dt का बात कर रहा हूँ एंड मास इज नॉट नाउ कांस्टेंट, वेलोसिटी इज रादर कांस्टेंट. तो वेलोसिटी को बाहर कर लो, dm अपॉन dt. तो इसके ऊपर रॉकेट प्रोपल्शन का क्वेश्चन आते हैं. रॉकेट प्रोपल्शन के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं. मीनवाइल मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं नहीं, मैं जहां हूं मैं वहीं पे आपको लेकर आ रहा हूं. यहां ध्यान दो, मैं मैथमेटिक्स बनाते समय तो बहुत अच्छे से इस चीज का डेरिवेशन किया एंड m इंटू ए तक लेकर आ गया. लेकिन एक्सीलरेशन किस पॉइंट का है? जैसे कि तुम अभी देखो, मैं अगर इस एग्जांपल में देख रहा हूं, इस एग्जांपल में मैं बोलूं कि सर बताओ कि F इक्वल्स टू, अब ये बताओ सर कि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मैं एक्सेलरेशन किस पॉइंट का लूं सर? तो यहां पे आपके सामने कंफ्यूजन है, बिकॉज एक्सेलरेशन इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग, इस पॉइंट का अलग है. तो किस पॉइंट का एक्सेलरेशन लिया जाए? सो डेफिनेटली, क्योंकि मैं तुम्हें बताया हूं कि कोई एक पॉइंट जो कि सिंगल तरीके के पाथ को कवर करता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं. तो यहाँ पर हम लोग जो एक्सेलरेशन भी लेते हैं वो केवल और केवल किसका लेते हैं बालक? सेंटर ऑफ मास का लेते हैं. वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. तो चलो मैं तुम्हें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहां पर थे हम. अब यहाँ ध्यान दो, ये पॉइंट मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये एक पॉइंट है जहां से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया और ये ऑब्जेक्ट में हम लोग सेंटर ऑफ मास पे फोकस कर रखे हैं. सेंटर ऑफ मास अगर मान लो कि किसी थीटा एंगल से फेंका गया था, पहले अल्फा 1 बनता है, फिर अल्फा 2 बनता है एंड फिर अगर सेम डिफरेंस लेवल पे आ जाए तो वो अल्फा 1 का ही वैल्यू दे रहा होता है. इट इज एज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन प्रोजेक्टाइल मोशन. एकदम से प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही कंडीशन है. यहां देखो, कुछ सेम डिफरेंस लेवल पे जैसे ही हम लोग लेकर आएंगे तो उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा बालक? सेम होगा. क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फंस रहा है. वो प्रॉब्लम क्या फंस रहा है कि सर केवल इस स्टेटमेंट से क्या हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो पता चल जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं. एक और पॉइंट समझ लो, मास मूवमेंट
एक टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं तुम्हें बोलूंगा कि बालक एक काम करो, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास का एक और डेफिनेशन तुम लोग दिमाग में रख सकते हो। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली इट इज ए पॉइंट, इट इज अ पॉइंट on any object around which the mass movement of whole masses will sum up to be 0। ये वो पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस पॉइंट के ऊपर, या फिर मैं ये बोलूं जिस पॉइंट के अराउंड जितने भी मासेस होंगे उस सिस्टम में, उन सारे मासेस का मास मूवमेंट 0 होगा। भाई मास मूवमेंट क्या है? व्हाट इज मास मूवमेंट? ये तो सर आप एक और रूल आप बता दिए। अभी यहाँ पर देखो मास मूवमेंट, मैं इसे रेड कलर से बनाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि सर लाल कलर से जो बनाए थे वही तो इंपॉर्टेंट था। मास मूवमेंट, ये मास मूवमेंट क्या है भाई? मास मूवमेंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर। अब ग्रीन सिग्नल दे देते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर will be termed as mass movement। अब ध्यान दो बालक, ये मास मूवमेंट का जो मैं तुम्हें डेफिनेशन बताया हूं, इसके लिए एक ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ है बालक, यहां पर देखो ये, और ये हमारा रहा क्या? कोऑर्डिनेट का सेंटर, जहां से हम लोग ओरिजिन जिसे हम लोग कहते हैं, जहां से हम लोग रिफरेंस ले रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर ओरिजिन से अगर हम लोग रिफरेंस ले रहे हैं तो यहां आप ध्यान दोगे तो मुझे मालूम चला कि ये एक मास के बारे में बात कर रहा है, एंड वो मास इज नथिंग बट यहां पर का छोटा वाला पॉइंट। इट इज क्लियर? ये जो मास है, ये मास अगर मान लो m है और ये मान लो कि इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। क्या है बालक? r वेक्टर। तो मैं अगर तुमसे बोलूंगा कि सर मास मूवमेंट क्या होगा, तो मैं बोला कि मास मूवमेंट इज नथिंग बट मास ले लो एंड इनटू पोजीशन वेक्टर जो होगा उसका प्रोडक्ट कर दो, दैट विल बी कॉल्ड एज मास मूवमेंट। दैट विल बी कॉल्ड एज मास मूवमेंट, लाइक दिस। तो दिस इज नथिंग बट मास मूवमेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। व्हाट इज मास मूवमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन वेक्टर विल बी टर्म्ड एज मास मूवमेंट। एंड एक और डेफिनेशन का जो मैं बात कर रहा था, अल्टरनेट डेफिनेशन का, सेंटर ऑफ मास का, तो व्हाट इज इट? तो इट इज अ पॉइंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट अराउंड व्हिच द मास मूवमेंट ऑफ होल masses will be sum up to be 0। Is this clear? I hope this point is very much clear to all of you। चलो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो। हालांकि मैं पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूं, वहां से आप लोग इस चीज को समझ सकोगे। तो मैं तुम्हें क्या बताया, इसको मैं कंक्लूड करता हूं। पहला कि हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास का इसलिए क्योंकि इसके ही एक्सीलरेशन का चर्चा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया गया है या फिर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये वो पॉइंट है जहां पर टोटल बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड लाइकवाइज ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। थर्ड, ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड सारे के सारे मासेस का मास मूवमेंट जो होगा वो सम अप होकर 0 बन जाने वाला है। तो वैसे ही पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। चलो अब हम लोग इस पॉइंट को आगे बढ़ाएं और मैथमेटिक्स पे आ जाएं।
अब ध्यान देना, व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द मासेस ऑफ द पार्टिकल। डेफिनेटली अगर मास मूवमेंट का बात कर रहे हैं तो उसमें मास था या नहीं था? था। तो अगर मास था तो मास का बात तो करेंगे ही, बिकॉज अगर मान लो कि 5 kg है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली ज्यादा क्लोज टू 5 kg होगा। आई मीन टू से व्हाट, ध्यान देना यहां। ये देखो, अगर मैं कोई एक पॉइंट बता रहा हूं, यहां ध्यान देना, ये एक पॉइंट है M1 और मैं इससे जोड़कर किसी एक पॉइंट को बना रहा हूं। ये देखो, ये पॉइंट मैं बनाया, ये पॉइंट है कुछ जहां से इतने दूर, और इस पॉइंट का मैं नाम दे रहा हूं, ये जो यहां पर जो मास है बालक, इसको मैं नाम दे रहा हूं M2। मैं बोला कि M2 इज ग्रेटर देन M1, M2 इज ग्रेटर देन M1। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं बालक, और दूसरा केस बता रहा हूं M1 इज ग्रेटर देन M2। मैं बोला दिस वन इज केस B एंड दिस वन इज केस A। ये केस A है और ये केस B है। अब मैं तुमसे पूछूं कि बालक तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है? आपका लॉजिक ये क्या कहता है कि आपका लॉजिक क्या ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? अगर मैं केस A का बात करूं, व्हाट केस A इज सेइंग कि M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब जो M2 मास है उसका जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन M1। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए? तो सेंटर ऑफ मास विल बी डेफिनेटली क्लोजर टू द मास व्हिच इज हेवियर। ये कहीं ना कहीं हेवियर मास के तरफ होगा। तो अगर मैं इस येलो वाले डॉट का बात करूं तो ये केस A का बात हो रहा है, ये केस A का बात हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास बड़े वाले मास के तरफ है। इज दिस क्लियर? आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। लाइकवाइज अगर मैं केस B का बात करूं तो केस B मैं बना रहा हूं इसको आसमानी कलर से। आसमानी कलर ये बोलता है कि अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 तो सेंटर ऑफ मास कुछ M1 की तरफ होना चाहिए। तो दिस इज केस B। तो सेंटर ऑफ मास फिर कहां आ जाएगा बालक? M1 की तरफ। तो जो भी मास बड़ा होगा उसके तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसका जो मास है, जिसका भी मास ज्यादा होगा, उसका जो मास मूवमेंट आप निकालोगे तो उसका मास मूवमेंट जो है वो कहीं वहीं पर लाई कर रहा होगा जो कि मास बड़ा होगा उसके तरफ। तो हम लोग इस सारी चीज को पता करेंगे। हालांकि मास मूवमेंट का भी मैं एग्जैक्ट मैथमेटिक्स करके आपको दिखाऊंगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू वन अनदर। रिलेटिव टू वन अनदर वाले पॉइंट पे आते हैं। अभी ध्यान देना बालक यहां पर कि मैं अगर कोई एक ट्रायंगल लेता हूं, यहां कुछ इस तरीके का ट्रायंगल ले लिया मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सर यहां ध्यान देना, ये हमारा पॉइंट 1 का बात है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2 का। अब यहां पर देखो, मैं अगर तुम्हें बोला कि ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटेड टू वन अनदर, अगर यहां पर कोई 3 पार्टिकल्स हैं, ये मान लो पार्टिकल 1 है, ये मान लो पार्टिकल 2 है, और ये मान लो तुम की पार्टिकल नंबर 3 है। इज दिस क्लियर? और मैं तुम्हें बोला कि ये भी L मीटर है, ये भी L मीटर है एंड ये भी L मीटर है। इज दिस क्लियर? तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास आना है वो यदि मीडियन के ऊपर आएगा, मतलब वो कुछ यहां अगर आना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं अगर आना है, तो इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ मास आएगा इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि आप ओरिजिन कहां ले रहे हो। मतलब ये भी हो सकता है कि आप सेंटर ऑफ मास के लिए कोई ओरिजिन ले रहे हो, जो ओरिजिन के कंपैरिजन में ये कुछ
1,0 पर है, ये 3,0 पर है, और ये जो है बालक ये कुछ 2,0 पर है। तो वैसे कंडीशन में भी अगर तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर ही आता है तो वो चाहे तुम ओरिजिन यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स रिलेटिव टू वन अनदर, मतलब वो डिपेंड इस चीज पे करेगा m1 और m2 के बीच की दूरी कितनी है, m3 m2 के बीच की दूरी कितनी है, और m1 m3 के बीच की दूरी कितनी है। इट विल नेवर डिपेंड ऑन कि डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफरेंस फ्रेम यूज्ड टू लोकेट इट। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप डिफरेंस फ्रेम कहां ले रहे हो। तो ये डिफरेंस फ्रेम यहां लो, चाहे यहां लो, व्हाट विल चेंज? कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा होगा। So point number 2 and point number 3 are both included in this example. I hope समझ में आ गया आप लोगों को बालक? तो चलो इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। Yes. Now coming to the next slide. यहां पे मैं बात कर रहा हूं द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। भाई साहब, अगर आप लोग से मैं पूछूं कि भाई ये बताओ तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है, क्या इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये, और जो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो, क्या दोनों सेम हो सकते हैं? लॉजिकली बताओ, नहीं हो सकते। तो हर एक ज्योमेट्रिकल शेप का अपना अपना सेंटर ऑफ मास होगा। कोई 1 डायमेंशनल हो सकता है, कोई 2 डायमेंशनल हो सकता है, कोई 3 डायमेंशनल हो सकता है। इसके आधार पे अलग अलग कंडीशन, अलग अलग पोजीशन होंगे, अलग अलग सेंटर ऑफ मास होगा। लाइकवाइज अगर कोई भी बॉडी सिमेट्रिकल हुआ मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड वो अगर सिमेट्रिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी सिमेट्रिकल एक्सिस के उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। एग्जांपल के फॉर्म में देखो, मैं तुम्हें अब एग्जांपल में बता रहा हूं। देखो यहां ध्यान देना, देखो बात यहां पे मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्या कि अगर मानो कि हमारे सामने एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और मैं इस स्ट्रक्चर के लिए कोई शेप ले रहा हूं, ऐसा ध्यान दो, इस प्रकार का, और एक एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार का। मैं तुमसे अगर बोलूं कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा होगा, तो देखो इस एक्सिस को तुम लोग अगर हाथ के राउंड में देखो तो इस तरफ जितना मास है उतना ही मास इस तरफ भी है। राइट? करेक्ट? समझ रहे हो? और अगर मैं इस एक्सिस के राउंड बात करूं तो जितना मास नीचे है उतना ही मास ऊपर की तरफ है। तो इसमें भी ऊपर और नीचे मास का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइकवाइज इस एक्सिस के अराउंड भी मास का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इट सेज, ये हमें ये बता रहा है कि ये दो एक्सिस का जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। व्हाई? बिकॉज ये साइड और ये साइड सिमेट्रिकल है, ऊपर का साइड और नीचे का साइड भी सिमेट्रिकल है। क्लियर है ये पॉइंट? तो यहां पर कहा जा रहा है क्या, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी एवरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनियस। होमोजेनियस मींस दिस साइड ऑफ द मास इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस साइड ऑफ द मास। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स विद ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ मास कहीं वहीं पे पॉइंट आउट करेगा जहां पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। लाइकवाइज सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडी, हम लोग इन सारी चीजों के बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स पे चर्चा करने वाले हैं और आप हमारे साथ इस पूरे के पूरे सेशन में बने रहिए। मैं सेंटर ऑफ मास का ये वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन को कूट कूट के खत्म कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन में और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेकर चल रहा हूं। ध्यान दें, यूनिफॉर्म रॉड, अगर मैं रॉड का बात करूं तो कहां पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा?
देखो मैं अभी तुम्हें बताया हूं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म है, रेगुलर है तो यहां ध्यान देना मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पे सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा है। क्यूबिकल बॉक्स होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स, जहां पर भी बॉडी के जो डायगोनल्स जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। लाइकवाइज अगर मैं सर्कुलर रिंग का बात करूं तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग वहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सर्कुलर डिस्क होगा तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क वहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। एंड लास्ट इज स्फीयर, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द हेवी मास। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके। सो दिस इज अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही उत्सुक होंगे न्यूमेरिकल साइड पे जाने को, तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल साइड की तरफ कुछ करते हैं। और ये रहा हमारा पॉइंट। हम लोग अब बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट का कि सेंटर ऑफ मास पता कैसे करेंगे। तो बालक तुम्हें याद होगा मैं तुम्हें बोला था कि मास मूवमेंट जो है वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड 0 होना चाहिए, बताया था तुम्हें। वेरी गुड। तो अभी ध्यान देना, मैं यहां पर एक कंडीशन ले रहा हूं कुछ ऐसा। यह हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के यहां पर हमारे सामने दो मासेस हैं। मान लो ये एक मास है m1 एंड ये हमारा एक मास है m2। यह अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो m1 और m2 का है, ध्यान देना कोऑर्डिनेट इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कोऑर्डिनेट तो हम लोग बना रहे हैं अपने लिए। 0,0 इज द ओरिजिन। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा भाई? सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली दो मास के बीच में कहीं तो लाई कर रहा होगा। मैं नहीं जानता कहां लाई करेगा। मैं बोला कि चलो बात मान लेते हैं भाई कि ये पॉइंट है जहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा सर। तो भाई अगर ये पॉइंट लाई करेगा सेंटर ऑफ मास का, तुम अगर ये पॉइंट को मान रहे हो कि यही वो पॉइंट है, तो यहां पर एक पोजीशन वेक्टर दे दो, फिर इसको भी इज्जत पूर्वक एक पोजीशन वेक्टर दे दो और इसको भी इज्जत पूर्वक एक पोजीशन वेक्टर दे दो। करेक्ट? अब देखो मैं अगर बात करूं कि m1 का, तो m1 का ये रहा पोजीशन वेक्टर सर, इसका ये रहा पोजीशन वेक्टर और इसका ये रहा पोजीशन वेक्टर। तो भाई वो है क्या एग्जैक्टली? तो ये वो पॉइंट है जो कि मैं मान रहा हूं कि इज सेंटर ऑफ मास। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, इट इज एज्यूम टू बी। क्लियर? मैं बोला कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है बालक वो r1 वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है बालक वो r2 वेक्टर है। लाइकवाइज अगर सेंटर ऑफ मास का बात कर रहा हूं तो rc वेक्टर मैं इसका नाम दे दिया। क्लियर? तो जिस पॉइंट के अराउंड जो मास मूवमेंट है इट विल बी 0। तो देखो मैं इस पॉइंट के अराउंड बात करूं m1 का, तो ये रहा पोजीशन वेक्टर, और इस पॉइंट के अराउंड अगर m2 का बात करूं तो ये रहा पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अब मुझे बताओ तुम्हें वेक्टर याद है या नहीं याद है, या तुम भूल ही गए हो? उसे डाइवोर्स देकर तो नहीं आ गए हो? अगर डाइवोर्स देकर आ गए हो तो बात ही करना बेकार है। लेकिन अगर डाइवोर्स देकर नहीं आया हो तो यहाँ यकीन करो तुम्हारा जो है वो मोहब्बत इसके साथ बन जाने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पर ये rc वेक्टर है, ये r1 वेक्टर है। मैं इस पर्टिकुलर वेक्टर का इक्वेशन बनाना चाहता हूं कि ये वेक्टर का वैल्यू क्या होगा एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ कि रिजल्टेंट कौन सा पार्ट होता था किसी एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, जिसका टेल टू टेल और हेड टू हेड मिल रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते थे? रिजल्टेंट। राइट? तो यहाँ देखो ये r1 वेक्टर रिजल्टेंट है। तो मैं अगर इसका बात करूं, इस पर्टिकुलर वेक्टर का यदि मैं बात करूं, तो मुझे बताओ r1 वेक्टर विल बी इक्वल टू यहां पर का डेल्टा r1 वेक्टर प्लस rc वेक्टर। राइट? तो डेल्टा r1 वेक्टर क्या हो गया बालक? इट विल बी इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर। लाइकवाइज इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको कैसे बताओगे? तो इट विल बी r2 वेक्टर माइनस rc वेक्टर। इज दिस क्लियर? आई होप कि ये बात आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गई होगी। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है?
कहां से ये फॉर्मूला इतना राक्षसी फॉर्मूला आ गया, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लेकर आ रहा हूं कि ध्यान दो। मैं जो डेफिनेशन बताया वो मैं तुम्हें बोला था क्या कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड अगर मास मोमेंट विल बी जीरो तो वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, राइट। तो ध्यान दो यहां पर, तो मास मोमेंट हम लोग निकालते हैं यहां पर, m1 का मास मोमेंट निकालो तो m1 into r1 वेक्टर माइनस rc वेक्टर, यह हम लोगों का मास मोमेंट हो गया m1 का, प्लस m2 into r2 वेक्टर माइनस rc वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। वही तो पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है भैया। चलो अब मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आता हूं तुम्हें। यहां पर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर विल बी इक्वल टू m1 rc वेक्टर प्लस m2 rc वेक्टर, राइट। अब मुझे बताओ rc वेक्टर को तुम कॉमन ले लिए तो इंटू m1 प्लस m2 हो गया या नहीं हो गया, राइट। अब मुझे बताओ क्या इस बहाने आगे बढ़े तो rc वेक्टर क्या m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा। और यही चीज यहां पर आ जाएगा, ध्यान दो। मतलब क्या, अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूं सेंटर ऑफ मास का तो इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट कुछ इसी प्रकार के फॉर्म में आ रहे हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट का बात करूं तो m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। एंड लाइकवाइज अगर मैं तीनों ही कोऑर्डिनेट का बात करूं तो x y और z कोऑर्डिनेट इसी प्रकार के फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। और जो बच्चे हेडेक नहीं लेना चाहते हो आप डायरेक्टली पोजीशन वेक्टर पे आ जाओ। पोजीशन वेक्टर मतलब i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में होगा, उसको यहाँ पे रख दो और पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का पता कर लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से आपको आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, now coming to the next slide. यहाँ ध्यान दो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, m1 प्लस m2, लाइकवाइज मैं तुम्हें अभी बताया कि तुम्हें m1 r1 वेक्टर अलग, m2 r2 वेक्टर अलग, इस प्रकार के अलग अलग दो कंडीशंस का बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं अगर इस पे एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें तो तुम बहुत खुश हो जाओगे कि सर ने क्वेश्चन दिया है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए फायदे का होगा। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, तुम फील को लो पहले। यहां देखो, मैं क्वेश्चन दिया, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बालक देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें बोलता हूं कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाए और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर दो मासेस लोकेट कर दिए गए हैं। दिस वन इज 2 kg मास, 2 kg मास, और यहां पर मैं रख दिया 3 kg मास। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यह है 2, -1, 1 और ये यहां पर है बेचारा 1, 2। तो मुझे जरा ये बताया जाए कि सर इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। ये रहा अगर 0, 0 तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। तो भाई साहब आप जरा मुझे ये समझाएं, आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं और अच्छे विद्यार्थी कभी गलती नहीं करते। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर इसका एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन ऑलरेडी करके रखा गया है। तो यहाँ देखो दिस वन इज r1 वेक्टर एंड दिस वन इज r2 वेक्टर।
तो मुझे डिफाइन करके बताओगे क्या r1 वेक्टर क्या होगा वाले? r1 वेक्टर क्या होगा, डिफाइन करके बताओ। यस, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। लाइकवाइज अगर मैं r2 वेक्टर का बात करूं तो r2 वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो जो बच्चा XCOM का फॉर्मूला लगाना चाहता है वो लगाएगा कुछ इस तरीके से। XCOM सर, XCOM will be equal to m1 2 x1 1 plus m2 3 x2 2 divided by m1 plus m2 मतलब 3 plus 2। So 2 plus 3 ये कितना हो जाएगा बालक? ये 6 और ये 8/5। क्लियर है ये पॉइंट? समझ गए हो भाई? लाइकवाइज जो बच्चा डायरेक्टली शॉर्टकट पे जाना चाहता है वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि सर डायरेक्टली RCOM ही निकाल लेते हैं ना। तो डायरेक्टली RCOM कैसे निकालोगे? 2 into r1 वेक्टर का पोजीशन लिख दो, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड लाइकवाइज प्लस 3 into 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड डिवाइडेड बाय 2 plus 3 is 5। ध्यान देना, 2i कैप प्लस 6i कैप 8i कैप, फिर 2j कैप माइनस 3j कैप माइनस j कैप 4k कैप प्लस 3k कैप प्लस 7k कैप एंड डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे बताओ ऑटोमेटिकली क्या तुम्हारा XCOM निकल के आ गया क्या? XCOM ध्यान देना, XCOM क्या निकल के आ रहा है वाला? 8/5। और यहाँ पे कितना आ रहा था? 8/5। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहे हो। आइदर यू गो बाय पोजीशन वेक्टर वाला अप्रोच या फिर तुम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट के आधार पे अपना अप्रोच ले सकते हो। आई होप ये पॉइंट तुम लोगों को क्लियर होगा। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा वाला, ये देखो मैं तुम्हें यही बता रहा हूं कि r1 वेक्टर जो है वो x1 i कैप है प्लस y1 j कैप है, r2 वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप है। इसके आधार पर हम लोगों का XCOM और YCOM निकल के आता है, जिसको आप लोग अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो XCOM i कैप प्लस YCOM j कैप के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड इसको अगर समराइज किया जाए, अगर हम लोग इसको समराइज करें तो ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। और RCOM का पर्टिकुलर फॉर्म जो अगर लिखा जाए तो i = 1 से i = n तक ये वेरी कर रहा होगा। मतलब अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो तुम इसे रोकोगे नहीं, ये ट्रेन को चलने दोगे। कहां तक? n तक। लाइकवाइज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट 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 प्लस mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस nth टर्म का मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस mn। लाइकवाइज इतने दूर तक तुम्हें जाना पड़ेगा और इससे जो भी वैल्यू तुम निकालोगे दैट विल बी एग्जैक्टली कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बालक? तो चलो हम लोग इसके आधार पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं अब यहाँ पर तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अच्छे से पढ़ो। 2019 के 12 अप्रैल के शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसे अब आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछा कि 3 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, 50 ग्राम है, 150 ग्राम है एंड लाइकवाइज 100 ग्राम है और साथ ही साथ 150 ग्राम है। तो vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in the figure, the xy coordinates of the center of mass will be। यहाँ z कोऑर्डिनेट तो है नहीं वाला, तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी हो चुका है। तुम्हारे सामने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो तुम्हारे सामने जो पहला लोचा फंसेगा वो तो इसका तो लोचा फंसना ही नहीं है, ये तो 0,0 है। क्लियर? और ये तो y पे है ही नहीं बेचारा,
ये तो पहले ही बोल रहा है दांत चियार के कि 1,0 है। तो भाई साहब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मुझे जरा ये बताओ, ये अगर साइड 1 मीटर है तो 1 cos 60 कितना होता है बालक? 1/2 होता है ऑब्वियसली। तो x पे 1/2 हो जाएगा ये, और y पे 1 sin 60, sin 60 इज √3/2। तो यहां पर तुम लिखोगे √3/2 सर। इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तुम्हारे सामने कोऑर्डिनेट्स में दे रखा हूं, कोऑर्डिनेट्स को आप लोग अच्छे से फॉर्मूला में पुटअप करो। फॉर्मूला कौन सा लोगे भाई? RCOM वेक्टर will be equals to सर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय, ओह सॉरी 3 भी तो है, इज्जत तो देना चाहिए। बड़े आपको होकर मैं तुम्हारी महफिल से निकला। अभी यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये मुझे यहाँ पर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 करोगे तब जाके ये क्वेश्चन तुम्हारा बन के आ जाएगा। अब देखो RCOM क्या होगा फिर एग्जैक्टली? RCOM वेक्टर विल बी इक्वल टू 50 ग्राम 50 इंटू 0 प्लस M2 100 इंटू R2 वेक्टर कितना है बालक? I कैप प्लस M3 150 इंटू R3 150 इंटू R3 1/2 I कैप प्लस √3/2 J कैप एंड डिवाइडेड बाय 300। तो ये हुआ 250 1 सेकेंड 175 I कैप 175 I कैप राइट एंड प्लस 75√3 J कैप डिवाइडेड बाय 300। सो आई कैप का अगर बात किया जाए तो 175 बाई 300 आई कैप प्लस 75√3 J कैप डिवाइडेड बाय 300। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? बस यहां पर से तुम्हें देखना है कि कौन सा पार्ट जो है वो इससे मैच कर रहा है। 25 3 जा 75 √3/4 J कैप ये वाला पार्ट होना चाहिए हालांकि, और इस वाले को तुम सॉल्व कर लोगे तो इससे तुम्हारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में ये आंसर तुम्हारे सामने निकल के आ रहा है। आई होप इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप लोगों का क्वेश्चन बनाने का स्किल थोड़ा अच्छा हो सकेगा। मैं अगर ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी द होमवर्क फॉर यू गाइस। आज के सेशन के लिए ये तुम्हारा होमवर्क होगा और आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे और कल से लगातार हम लोग इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए इस पूरे के पूरे वीडियो को आप लाइक कर देना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, so that we could be moving ahead with the same motivation, same inspiration, and you guys just stay tuned with us ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।